फ्रेंड्स, ये वीडियो यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन जो कि अभी कंडक्ट हुआ है, फिलहाल संडे को कंडक्ट हुआ है, उसके क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। स्पेशली ये मैं एनालिसिस करने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जो वीडियोस मैंने प्रीवियस बनाए हैं उसमें जिन जिन मैंने सेक्टर्स को, क्षेत्रों को, एरियाज को आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक्चुअल आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। मैं कुछ ज्योग्राफी का लिस्ट लेके बैठी हुई, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए, दो तीन ऐसे भी क्वेश्चन थे जो मैंने वो एरियाज नहीं बताया था, तो उसके लिए मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन जो चीजें मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें बताई हैं, क्वेश्चन वहीं से पूछे गए। इसके लिए आप एक बार इन चीजों को आप समझ लीजिए। एक जो क्वेश्चन है वो कोयला क्षेत्र से पूछा गया था। ठीक है, कोयला क्षेत्र, देश और उनके कोयला क्षेत्र के नाम। मैंने आपको वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जितने मिनरल्स है ना, जितने ये एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, मिनरल से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, ऑयल, नेचुरल गैस, इनकी रिफाइनरीज, इनके प्रोडक्शन जो एरियाज हैं, कंट्री वाइज पूछे जा सकते हैं, एरियाज किसी कंट्री के अंदर के पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको सबसे पहले वीडियोज में बताया था, प्रीवियस वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से कवर करना है और वहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। आप देखेंगे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैचिंग में पूछे गए हैं, वो वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन है जो वन रिपोर्ट, जो कि यूपी से पूछा गया है। 6-7 क्वेश्चन मैंने भी बताया था कि जो यूपी का होता है, ये थोड़ा सा वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि आपको हर जिले का वन रिपोर्ट नहीं पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कितना पढ़ेंगे, इतनी डेप्थ में आप जाके डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो बाकी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी छूट जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं कोयला क्षेत्र से और देश से पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा सेट है ये आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वहां से आप देखेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है, कोयला क्षेत्र से इंडिया के अंतर्गत कोयला क्षेत्र और राज्य पूछा गया है। ठीक है, कौन सा कोयला क्षेत्र और राज्य पूछा गया है। उसके बाद आते हैं, मैंने आपको जो बताया था क्लाइमेटोलॉजी को भी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी से जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही है, वो साइंस है, प्योर साइंस है क्लाइमेटोलॉजी। तो वहां से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ठीक था। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन नंबर जो 21 नंबर क्वेश्चन है वहीं से पूछा गया है। मैंने आपको बताया था, ये जितनी चीजें मैंने बता रही हूँ अभी, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये डिस्कस चीजें कर चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो कोई चीज आज मैं नया नहीं बताने जा रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लेंगे, आप खुद बताएंगे कि हाँ जी यहीं से क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा गया। तो एक क्वेश्चन जो पूछा गया, मैंने बताया था कि वर्ल्ड के ट्राइब से, इंडियन ट्राइब से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन ट्राइब से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि उनकी जनसंख्या के आधार पर बताइए कि कौन टॉप पे है, सेकंड पे है। जैसे भील, गोंड, संथाल, ये उनकी रैंकिंग पूछी जाती है। इंडिया से मैक्सिमम क्वेश्चन या फिर टोडा का पूछ दिया जाएगा, कहाँ से है, थारू जनजाति कहाँ से। ठीक है, गारो खासी जयंतिया के बारे में कुछ, ये सब मातृ शतात्मक कौन से हैं, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन वो क्वेश्चन का जो नेचर होता है ना, वो बहुत ईजी होता है। तो एक्चुअली अभी जो पीसीएस के एग्जामिनेशन है, वैसे क्वेश्चन शायद बहुत कम पूछे जाते हैं। तो अब क्या करता है कि आपको वर्ल्ड लेवल पे जाके ऐसे ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। इस क्वेश्चन में आपको वर्ल्ड के ट्राइब से पूछा गया है। जैसे कालाहारी डेजर्ट पे कौन से ट्राइब होता है, ये सब क्वेश्चन म्यांमार में होते हैं, श्रीलंका के कौन से होते हैं, ये सारी चीजें फिलीपींस के होते हैं। ये एक लिस्ट है, 15 से 20 ट्राइब्स की लिस्ट है। कभी कहेंगे तो मैं बारी बारी से आपको प्रोवाइड कराते जाऊंगी ये चीजें, और वहीं से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी एक्स्ट्रा, कभी कुछ नया नहीं पूछा जाता है। एस्किमो कहाँ से है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप एक बार देखेंगे कि वहां से भी क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गोबी डेजर्ट जो है वो कहाँ 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 फैला हुआ है, कहाँ किन किन जगहों से, क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देशों से स्पेशली जुड़ा हुआ है। ये मैंने आपको बताया था कि मैप रोज आपको 10 to 15 मिनट्स करने हैं और देख रहा है कि किसकी टेरिटरी कहाँ कहाँ से मिली होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा वहां से कंट्रीज मिली हुई है, उनकी बाउंड्री, तो शायद क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 5, 6, 7 ऐसे कंट्रीज के उससे टेरिटरी जुड़ी हुई है, बाउंड्री जुड़ी हुई है, तो वो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आते हैं, आपको मैंने एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन बताया था जिसपे मैंने कुछ डिस्कस भी किया था, वो है नेशनल पार्क्स।
ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये जितनी चीजें, ये मैंने, हालांकि मैं इसका डिस्कस इकोसिस्टम वाले में करूंगी, इकोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें करूंगी, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी में भी ये आता है तो इसमें जानना जरूरी है। ये नेशनल पार्क पूछा है और उससे स्टेटेड जो रिलेटेड स्टेट्स हैं वो उनका नाम पूछा गया है। ये मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन मैचिंग में आएगा, ये मैंने बहुत बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप ये देख के जाइएगा, मैंने बोला था। ठीक है, अब आते हैं क्लाइमेटोलॉजी से एक और क्वेश्चन है ओजोन लेयर के। क्लाइमेटोलॉजी इसमें जो एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको सबको हम क्लाइमेटोलॉजी में ले लेते हैं। अगर हम एक वर्ड दे तो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपको बहुत सब कुछ नहीं पढ़ना, बट स्पेसिफिक जो चीजें बहुत जरूरी है वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं जो प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट वही पूछा गया, ऑप्शन भी उसी सिक्वेंस में पूछे गए हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ, ए बी सी डी कैसे रहना चाहिए वो भी ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही पूछा गया है सीक्वेंस में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का बहुत फायदा है, जिसे आप छोड़िएगा मत कभी भी। ठीक है, तो ओजोन लेयर से उसके बाद एक मैंने और बोला था कि पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी प्राइवेट पोर्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा है, कौन सा ग्रीन पोर्ट है, कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का, कौन कौन से नेचुरल पोर्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और ये पूछा भी गया है, स्टेट्स और पोर्ट्स के नाम, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट 2-3 वीडियोस में मैंने इस बात को बहुत इस पे जोर दिया है, वो है रामसर साइट। मैंने बोला था कि वेटलैंड को बहुत अच्छे से, हालांकि वो मैं दूसरे वाले वीडियो में भी एक बार और बताऊंगी, वेटलैंड वाले, क्योंकि ये कुछ चीजें मैंने बोला था कि कॉमन होते हैं ज्योग्राफी में और इकोलॉजी में, ये चीजें कॉमन हो जाती हैं, इसलिए दोनों को आप डिफरेंशिएट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, अलग अलग करके पढ़ना एक तरह से मुझे लगता है ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आप जब भी पढ़े ज्योग्राफी को तो उसके साथ वो सब्सिडियरी के रूप में आप वो इन्वायरमेंटल साइंस को कवर करते चले, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला था। ठीक है, तो रामसर साइट पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन से नए जुड़े हैं उनकी लिस्ट पूछी जाती है, मैचिंग पूछी जाती है स्पेशली, और नए जो जुड़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा था मैंने, इसमें बहुत ज्यादा तो जोर नहीं दिया था, लेकिन बोला था कि आप पढ़ लीजिए, स्पेशली मैंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला था, पेनिनसुलर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बोला था, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे पूछा गया, सिटी और रिवर पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए सिटी और रिवर में कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। इस वीडियो को प्लीज आप स्किप मत कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, इतना टाइम हम सोशल मीडिया पे बिता देते हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। तो आपने देश से देखा कि आप डेन्यूब को जब देखेंगे ना, यूपीएससी का ये सेक्शन है सही मायने में, अब यूपीपीसी से यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है कि डेन्यूब रिवर जो है ना यूरोप में, ठीक है, उसको देखना, उस कौन कौन से देश से वो कंट्री से पास होती है वो सब देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, ये किस किस कंट्री से जुड़ी होती हैं, कभी सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स पूछे जाते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है, कैपिटल्स पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छी बनती है, मैचिंग में भी अक्सर पूछे जाते हैं। और रिवर के जो किनारे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अब वो जनरली एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि गोमती नदी के किनारे कौन सा है, जो जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा वहां से नहीं पूछी जाती, तो वहां पे ध्यान रखना होगा कि डेन्यूब के कॉन्सेप्ट भी जो हुआ, अमेजोन कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, नाइल रिवर का जरूर पूछा जाता है, उस पर डैम, ये भी मैंने बताया था आपको कि नाइल रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है, विक्टोरिया लेक किन किन देशों में फैली हुई है, 3 देशों में है, और वो आप देख लेंगे। एक बार अस्वन डैम है नाइल पे, वो देख लेंगे, नाइल कहाँ गिरती है उसके आसपास के क्षेत्र देख लेंगे, स्वेज कैनाल जरूर देख लेंगे, पनामा कैनाल देख लेंगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही कैनाल है, वो एक स्वेज कैनाल है, दूसरा पनामा कैनाल है, दोनों की देख लेंगे। पनामा जो कंट्री है वहां पे है पनामा कैनाल, और स्वेज की जरूर देख लेंगे। ठीक है, जो इजिप्ट के कंट्रोल में आता है, और उसके दक्षिणी पोर्ट को क्या कहते हैं, उसके नॉर्दर्न पोर्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 2 उसको जोड़ती है, क्या बोलते हैं, जैसे मेडिटेरेनियन को जोड़ती है और अरेबियन सी को जोड़ती है, ये सब चीजें ना बहुत छोटी छोटी है। जब आप एटलस देखने के आपकी आदत में आ जाएगी, हैबिट में आ जाएगी ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत इजी लगेगा आपको। और बहुत सही पूछे तो सबसे इंटरेस्टिंग जो अगर एरिया में कहूँ पूरे स्टडी का, इस प्रिपरेशन का, वो है मैप। मैपिंग
सबसे अच्छा है, सबसे इजी है। और वहां से क्वेश्चन मैं समझती हूँ कि वहां कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं ब्राजील से क्वेश्चन है कि उनके ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट को क्या। तो वहाँ के जो मिट्टी है कौन सा, उसमें कॉफी का। तो मैंने आपको एक और वीडियो में पहले बताया है कि ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा क्यों। आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट दो ही चीजों से कोई भी कंट्री, दो या तीन जो फैक्टर्स है ना वहीं से बनते हैं। एक तो या फिर वो वॉर जोन का हो, जो अभी जियो पॉलिटिकल वॉर चल रहा है, उससे वैसे क्वेश्चन इन लोगों की टेंडेंसी नहीं होती है पूछने की, फिर भी हमें थोड़ा सा देख लेना है। सीरिया का कैपिटल कौन है, लेबनान का कहाँ कैपिटल कौन है, लेबनान कहाँ पे स्थित है, उसका कौन सा पोर्ट है इंपॉर्टेंट, अगर रिफाइनरी है वहां तो ये मिडिल ईस्ट की हो गई। लेकिन अगर हम इन क्षेत्रों को छोड़ के अगर हम बात करते हैं तो दो जगह जो होते हैं कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया तो है ही अपने आप में, यूएस है आपको भी पता है, और फिर या फिर जर्मनी को आप देख लें, फ्रांस को देख लें, चाइना है, चाइना से वैसे क्वेश्चन बहुत लिमिटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनके दो तीन जो डैम है, उनके रिवर्स है, ये सब पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा उनके जो भी, हाँ, आइलैंड के जो डिस्प्यूट्स हैं चाइना सी में, ठीक है, वो जरूर पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में उस पूरे सेक्शन को लेके आपको वो कंप्लीट करा दूंगी, बहुत इजी है, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। उसके बाद वहां से पूछे जाते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम रसिया की बात करते हैं तो रसिया क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों अगर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो दोनों पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री लाइन वहां से पास करता है। मैंने बताया था कि 5 नहीं कह सकते, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ इक्वेटर से, ये दोनों, ये जो एरिया होता है, ये जो क्षेत्र होता है, इन दोनों के बीच का जो विस्तार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्यों हुआ था मैंने ये भी आपको डिस्कस किया हुआ। तो ब्राजील यहाँ पे आता है। तो ब्राजील एक तो ये बायोडाइवर्सिटी के कारण, अमेजन रिवर यहाँ से वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम को कैरी करने वाली जो रिवर है, सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम है, वो जो रिवर है वो यहीं से गुजरती है। बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट है, वर्ल्ड का लंग्स कहा जाता है अमेजन फॉरेस्ट को, आपने पढ़ा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको, ब्राजील का अगर आप कोस्ट देखेंगे, ईस्ट कोस्ट ही ऑफ कोर्स है, जो अटलांटिक से, साउथ अटलांटिक से है जुड़ा हुआ, वहां पे कुछ पोर्ट्स हैं। ठीक है, एक तो उनकी आप मिनरल की स्थिति, मिनास गरास जो है वो आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, वो देख लेंगे। और पोर्ट्स देखेंगे, सेंटोस पोर्ट्स है। ठीक है, वो जितने पोर्ट्स है, सेंटोस पोर्ट्स इज फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग ऑफ द कॉफी के एक्सपोर्ट के लिए सेंटोस वर्ल्ड की कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो आपको इकोनॉमिकली पता चलेगा कि ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ब्रिक्स की अगर बात करते हैं, एक वीडियो में मैंने बताया था कि वहां पे भी 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया जा चुका है, जिसका मेन टारगेट है कि ब्रिक्स के देशों को इसको टारगेट किया जा रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज जो है उनको टारगेट। और आज के न्यूज़पेपर में भी ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रिक्स के कंट्री को ट्रंप ने ये चेतावनी दी है कि अगर वो उनके ऊपर टैरिफ इम्पोज ज्यादा किया जाएगा ब्रिक्स के ऊपर। तो ये मैंने बता चुकी हूँ। और ब्राजील ब्रिक्स का मेंबर है, इंडिया भी है, तो इस तरीके से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये समझ के चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ब्राजील जो है, उसके एक एक चीज को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, मिनरल्स है, जो भी रिसोर्सेज है उनके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट था शुरू से। मैंने और बताया वाटर करंट का भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। तो वाटर करंट का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल, कि जो नॉर्थ की तरफ से, अगर मैं इक्वेटर को ले लेती हूँ, इक्वेटर के तरफ से जो दो करंट बनते हैं, इक्वेटोरियल और एंटी इक्वेटोरियल जो करंट फ्लो होती हैं, ठीक है, तो वो उनका नेचर हमेशा क्या होगा, गर्म होगा, हमेशा वार्म होगा। एक इक्वेटर के पास है, हमेशा वार्म होगा। लेकिन आप समझने वाली बात है कि जो इक्वेटर टू नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, जो भी करंट, उनका नेचर क्या होगा, वार्म होगा, गर्म होगा, क्योंकि इक्वेटर से वो फ्लो कर रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ फ्लो कर रहा है, तो उनका हमेशा जो नेचर होगा वो वार्म होगा। और जो पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ जो आ रहा है फ्लो, जो भी कर रहा है, वाटर करंट, मैं वाटर करंट की बात कर रही हूँ, तो वो जो वाटर करंट आ रहा है उसका हमेशा क्या नेचर होगा, ठंडा होगा, कोल्ड होगा।
और जहाँ पे ये दोनों मर्ज करेंगे, मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी 7-8 जगह हैं वर्ल्ड में जहाँ पे ये जब मिलते हैं तो फॉग बहुत ह्यूज अमाउंट में वहाँ पे फॉग क्रिएट होता है, उस रीजन में फॉग बनता है। और वहाँ फिशरीज के लिए, फिश प्रोडक्शन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाइड वो जो क्षेत्र बन जाता है, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कंसेप्ट, तो वाटर करंट पूछा हुआ है। वैसे ही जब हम साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न में आते हैं तो देखते हैं कि जो भी पोलर टू अगर इक्वेटर की तरफ कोई भी वाटर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका नेचर हमेशा क्या होगा, कोल्ड होगा। और जो इक्वेटर टू पोलर की तरफ जा रहा है उसका हमेशा नेचर क्या होगा, वो वार्म होगा। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। और एक और इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लू बताती हूँ, ज्योग्राफी इट्स ऑल अबाउट द प्योर साइंस। मैं तो इसे प्योर साइंस समझती हूँ, क्योंकि बिना रीजन के मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी में कुछ भी होने वाला है। थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर डेविएट हो सकती हैं, अदरवाइज वो हमेशा किसी ना किसी रीजन के कारण होता है। तो जब भी आपको देखना है कि वर्ल्ड में कोई डेजर्ट की पोजीशन देखेंगे किसी कॉन्टिनेंट में, तो उसके दो रीजन होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पीटी में भी पूछा जाता है कि हमेशा जितने भी वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े डेजर्ट हैं, मरुस्थल है, वो किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट के में देखते हैं तो वो वेस्टर्न साइड में हमेशा होता है। ऐसा क्यों है? तो जब भी हम देखते हैं कि किसी भी कॉन्टिनेंट को लेते हैं तो जो पूर्वा पवन होता है, ईस्टर्ली जो होता है विंड, वो क्या लाता है, वो हमेशा ओशन से ह्यूमिडिटी लेके आता है, ह्यूमिडिटी अपने साथ कैरी करता है। तो जहां तक उसका इफेक्ट होता है उस कॉन्टिनेंट में, वहां तक डेजर्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम, ना के बराबर। और जैसा इसका इफेक्ट जाते जाते स्टर्ली वेट, क्योंकि स्टर्ली ही कैरी करता है ह्यूमिडिटी, तो जैसे वो स्टर्ली जाते जाते एक टाइम पे आएगा जब उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ह्यूमिडिटी की वो भी स्लो हो जाती है, तो वर्षा भी कम होगा उस कारण, और वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं पहुंचेगा, इसके कारण वो डेजर्ट बनने की उसके जो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं वो क्रिएट होते हैं। एक और रीजन है, ये मोस्टली यही रीजन है, लेकिन एक और रीजन है, अगर आप अफ्रीका या फिर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जब वेस्टर्न साइड में, एक तो ये रीजन हो गया, और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में जब भी कोई कोल्ड अगर करंट पास होती है, कोल्ड नेचर की करंट, ठीक है, ठंडी जो जलधारा होती है, जब भी वो पास करती है तो उसका नेचर क्या करता है, उसको ड्राई कर देता है, क्योंकि उसके पास ह्यूमिडिटी नहीं है। ह्यूमिडिटी हमेशा जो वार्म करंट होते हैं वही हमेशा कैरी करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा वो जो रीजन होता है उसको वार्म करने के लिए और ड्राई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर आप अक्सर ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में, पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल पार्क्स हो गया ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने एक चीज बहुत बताया है बहुत क्लियरली कि डैम्स पे बहुत फोकस करना है। ठीक है, स्पेशली जो चेनाब पे सबसे ज्यादा डैम्स है, अगर हमें देखे दुलहस्ती है, बहुत सारे डैम्स है। और मैंने ये भी बोला था कि इंडस की जो भी ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ में, उनके ऊपर जो जो डैम बने गए हैं मेजर, जितने सतलुज पे भी डैम है, उस पे इंडस पे डैम, इंडस का तो इधर नहीं है बहुत ज्यादा, और चेनाब पे सबसे ज्यादा डैम है, मैंने ये भी बोला था। तो उन डैम को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम साउथ में आते हैं तो साउथ में डैम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डैम कम इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडस रिवर के हम सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट उनके डैम्स है, जो 5 नदियां हैं उन पे कौन कौन से डैम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये बोला था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हिमालय से क्वेश्चन जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट के आप नहीं बता सकते। एक तो उसमें एरा है, पीरियड है, वो सब आपको जानना पड़ेगा, कब हुआ हिमालय, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, ये तो आपने पढ़ा होगा, जो भी जीएस में भी पढ़ना है, ये छोटी छोटी चीज नहीं है, बट आपको जानना है। और कैसे ये इसका इवोल्यूशन कब से शुरू हुआ, गोंडवाना कैसे प्लेट खिसका, गोंडवाना लैंड कहाँ से कहाँ तक ये मूव किया, उसके बाद जो हिमालयन और यूरेशियन प्लेट जब मिले, इंडियन प्लेट, तो जो हिमालय का जो इवोल्यूशन शुरू हुआ वो कैसे हुआ, कौन से स्टेज में हुआ, तीनों हिमालय के रेंजेस कब कब हुए, ये सब बहुत जानना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत इजी था, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद आपको न्यूक्लियर, मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि पावर जो भी सेक्टर्स हैं, एनर्जी सेक्टर्स, उनके क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं एंड फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे।
ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट, नॉट ओनली बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल कंसर्न के जितने इश्यूज हैं ये, और एनर्जी, पूरी वर्ल्ड जो है ना आज के टाइम पे यहीं पे फोकस है। जितने जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आपको दिख रहा है वर्ल्ड वाइड, जितने डेटर्स क्रिएट किया जा रहा है, जितनी पावर की फाइट हो रही है, एनर्जी के लिए हो रही है। आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको सीधे नॉर्थ इंडिया में आपको कॉन्टेक्स्ट में बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग जानते हैं उनको समझ में आ गया हमारा लिथियम कहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया में मिला और उसके क्या क्या चीजें हो रही हैं, आप वो समझ सकते हैं। तो कहीं भी वर्ल्ड के गलत और सही एक अलग बात है, लेकिन ठीक है, लेकिन जितनी चीजें हो रही है पूरी एनर्जी पे बेस्ड है। जितने जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वर्ल्ड के, कुछ और नहीं है। नहीं तो मिडिल ईस्ट अभी के जो समय में वॉर जोन बना हुआ है, अगर यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज अगर नहीं मिला होता, नेचुरल गैस नहीं मिला होता, तो आज मिडिल ईस्ट भी बहुत शांत रहता, लेकिन इसको वॉर जोन बनाया गया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, एनर्जी सेक्टर चाहे पीटी हो या मेंस हो, इन दोनों स्टेजेस पे आपको एनर्जी सेक्टर पे बहुत काम करना है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जो भी एनर्जी है, क्या क्या इथेनॉल पे क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है, बायोडीजल क्या है, उसमें कितनी मिक्सिंग होती है, भारत स्टेज क्या है, कौन कौन से स्टेज में अभी कौन सा इंडिया में अभी लागू किया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, यही दो सेक्टर आप लेके चलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम क्रैक करना बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी आपके लिए। अब आते हैं तो इसमें न्यूक्लियर पावर से क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन था कि 4 पावर उसके प्लांट्स के नेम थे और स्टेट दिया गया, तो बहुत ही ये बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं कि आयरन ओर माइंस, ये स्टेट पूछा गया है, फिर से वही क्वेश्चन, ये भी क्या है, एनर्जी सेक्टर। अगेन सेम चीजें पूछी जा रही है, बस आपको नाम बदलना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, गुरु महेशानी का, ये सारी चीजें, लेकिन जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं सब एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई है या इन्वायरमेंटल इशू से। उसके बाद रिवर पूछा गया है, एक साउथ की रिवर पूछा गया पेनिनसुलर इंडिया की, कि कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती है। तो जब आप मैप देखते रहेंगे हमेशा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट ये है, कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। आप एक बार में इसे याद नहीं कर सकते, ज्योग्राफी को आप याद करके समझना बहुत मुश्किल, आप याद नहीं कर सकते ज्योग्राफी को, हमेशा आपको कुछ कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा और उससे उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। आपको अपने आप वो चीजें, जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। तो ये, उसके बाद आपको पूछा गया स्वेज कैनाल से फर्दर वही क्वेश्चन। तो मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कोशिश करूंगी थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाने की, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ट्रेंड को समझें। जितने भी पीटी के ट्रेंड है ना, वो अगर आप साइंटिफिकली मुझे समझना हो तो बहुत इजी है, ठीक है। 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने ठीक से समझ लिया तो 1 महीने के अंदर आप पूरी तैयारी करके अच्छे से इस पीटी को क्रैक कर सकते हैं। जो पीटी हमारे लिए एक फियर फैक्टर का काम करता है, सही पूछिए तो सारी एनर्जी बच्चे अपनी 80% 90% एनर्जी पूरी लगा देते हैं, इतनी लगा देते हैं कि मेंस के लिए उनके पास कुछ बचता नहीं है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। तो पीटी को हमेशा ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन स्पेशली यूपीएससी के लिए मैं बता रही हूँ, ये क्यों पूछा गया। यूपीएससी का सबसे बड़ा ये कारण तो क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन, नेशनल इंपॉर्टेंट। अभी मैं उसके बाद अभी एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बताऊंगी, और प्रीवियस वीडियो को फिर वही मैं रेफरेंस दूंगी कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए और देखिए कि मैंने क्या नहीं बताया है और क्या एक्स्ट्रा पूछा गया है। 2-3 क्वेश्चन मैंने शुरू में भी बोला था, 100% क्वेश्चन कोई भी आपको नहीं बता सकता। अगर 100% कोई बता रहा है तो उसका मतलब उसको क्वेश्चन पहले से पता है, और जिसे सरप्राइजिंगली जिसे पहले से भी क्वेश्चन पता है वो भी 100% नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी भूल जाएगा 10-20%। तो ये मेरी कोशिश होती है, हमेशा कोशिश होती है पीटी के लिए, आगे भी मेरी कोशिश होगी, जो भी आपको बहुत फायदा होगा, ये बिल्कुल मैं गारंटी देती हूँ मेरे वीडियो से कि 70% मतलब 65 to 70% क्वेश्चन तक मैं आपको पहुंचा दूंगी।
और सही करना, उसको एनालाइज करना, एग्जाम में उसको क्या आपका माइंडसेट है उस पे काम करना भी ज़रूरी है, ताकि आप प्री आराम से क्वालिफाई कर लें। थैंक यू।